गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट रिमेनिंग था लास्ट क्लास में। उसी को पहले कंप्लीट करके फिर जो बाकी बचे हुए दोनों डिजीज हैं उनको देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेरिकोसील एक्चुअली इज अ एंगोजमेंट टाइप थिंग एट द वेनस एरिया ऑफ जो पूरा कैनाल होता है जिससे ये चीजें निकलती हैं। लेकिन जो वेन्स होती हैं वही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से या कोई डिफॉर्मिटीज, कई बार इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से भी चीजें देखी जा सकती है। वेनस का जो रिफ्लेक्स है वो क्रिएट हो सकता है। वेल्वुलर प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेचर डिफरेंस की किसी भी वजह से ये एंगोजमेंट रहता है। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे वेरिकोज वेन और जो ड्राई पाइल्स होते हैं, सेम वैसे ही। और सेम वैसा ही ट्रीटमेंट आप इसमें देंगे तो आपको सेम रिजल्ट, यानी कि जो पेशेंट है उसको बेनिफिट सेम वैसे ही, जैसे पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन, और वेरिकोज वेन में भी। यहाँ के जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को चीज़ें नहीं ठीक हो पाती हैं, रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन कहीं ज़्यादा फास्टली और ज़्यादा इफेक्टली काम करती है। हालांकि होम्योपैथी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये जो वेरिकोसिटी देखने को मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट, क्योंकि मैंने तो दोनों चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, तो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो हमारी इलेक्ट्रोपैथिक रेमेडीज़ हैं उनका देखने को मिलता है। अब वेरिकोसिटी के लिए पाइल्स के ट्रीटमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि A2 इस सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ट्रीटमेंट वही रहेगा हमारा। ए A2 NGT को 2, A2 इसमें फर्स्ट यानी कि प्राइमरी चॉइस रहेगी। इसके साथ वैन 1 दूसरी चॉइस रहेगी। वैन 1 एंगोजमेंट के लिए तो है ही टॉप रेमेडी, बट अगर उसके अलावा भी आप देखेंगे तो स्पेसिफिक प्लांट वाइज भी थूजा भी बहुत अच्छा प्लांट है, लेकिन कैलिमेटिस इरेक्टा जो प्लांट मैंने पहले भी बताया था, जो वेनेरियो 1 का पार्ट है, वो बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है टेस्टिस की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, स्क्रोटम के किसी भी प्रॉब्लम के लिए। हालांकि होम्योपैथी में उसको जो है वो ज़्यादा यूज जो है सिम्टोमेटिकली बेस पे करते हैं। लेफ्ट साइड टेस्टिस में चाहे टेस्टिकुलर टोर्जन है या वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, तो वहाँ वो मोस्टली सेलेक्ट करते हैं रोडोडेंड्रोन का, और जो पल्सेटिला का और कैलिमेटिस इरेक्टा का, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ हम उस तरीके से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रेमेडीज हैं जो जिनका इफेक्ट जो है वो बहुत ब्रॉड होता है, बड़े लेवल पे काम करती हैं। तो अगर हम वैन 1 का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे जो जो सिस्टम है इसका, वेनस सिस्टम है, उस पे काम करेगी, वेल पे भी काम करेगी। तो A3 वैन 1 और एस ग्रुप से यहाँ पे काम करेगी, S5 ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेनस से रिलेटेड है। इसका रिलेशन तो हालांकि अ, हम देखते हैं कि ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का उसके लिए है, लेकिन एक अगर इंडिविजुअल ऑर्गन या प्रॉब्लम को देखें तो स्क्रोफ्लोसो 5 बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। C ग्रुप से हम यहाँ फिलहाल इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि एक फॉर्मूला ये हम थोड़ा लोअर डाइल्यूशन का लेंगे, एक हायर डाइल्यूशन का भी लेंगे, तो यहाँ हम फिलहाल C ग्रुप से C5 मेडिसिन को लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में लेंगे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी एंगोजमेंट की, वेरिकोसिटी की, या कहीं भी वेनस कंजेशन है
A2 Ven1 C5 S5G ये टॉप प्रोटोकॉल रहता है। C4 भी बहुत अच्छा काम करती है, पाइल्स में भी हम देते हैं C4 को। स्क्रोफलोसो 2 भी अच्छा काम करती है, S2। लेकिन लेंगे उनको भी, फिलहाल ये हमें एक प्रोटोकॉल सेट करना है, D6 या D10। क्रोनिक प्रॉब्लम है तो D10, अदरवाइज D6 से हम प्रोटोकॉल को स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ा हायर एंड की तरफ चलते हैं। S2 भी बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है, क्योंकि ये स्क्रोटम की भी रेमेडी है और टेस्टिस की भी रेमेडी है, स्क्रोफलोसो 2। सी ग्रुप का रेमेडी C2 आप यहाँ लें या ना लें, लेकिन S2 को हम यहाँ पे S2 को हम ले रहे हैं। Febrifico 1 F1 पेन के लिए और कंजेशन के लिए भी है। कहीं ना कहीं पेन इसमें रहता ही है, तो थोड़ा बहुत पेन किसी को ज़्यादा इंटेंसिव भी हो सकता है, और इंगोजमेंट तो है ही। बाकी जितनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब रहती हैं, यानी कि इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, एक जो मेल है उसकी फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखने के लिए। तो S2 F1 और एक ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे आप लेंगे। बी भी अच्छा काम करती है, टेस्टिकुलर पेन में भी, स्क्रोटम से रिलेटेड पेन में भी, और इंगोजमेंट के केस में भी। हालांकि ब्लीडिंग से हम बी को डिनोट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो सर्कुलेशन का काम करती है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी टाइप के जो वेसल्स होती हैं, चाहे वो वेन्स हैं चाहे आर्टरी हैं, उसमें जो फ्लो होना है उसको मेंटेन रखती है। तो यहाँ हालांकि हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को पेन के लिए भी ले रहे हैं, एक अच्छा पेन किलर भी ऐसे केस में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी रहता है। माइक किसका ऑन है? लक्ष्मण सिंह जी। हाँ जी, तो S2 F1 और बी, ये तीन रेमेडी को आप 200 में पहले कुछ डोज देंगे, फिर 30 में इसको हम सुबह सुबह शाम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मेन प्रोटोकॉल के साथ ही चलता रहेगा, लेकिन इनिशियली 200 में एक एक दो तीन चार डोज देके, या पाँच पाँच दिन भी दे सकते हैं आप, 4-5 दिन सुबह शाम 200 देके, और फिर उसको 30 पे स्विच कर देंगे, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस ही चलेगा। कई बार रोडोडेंड्रोन के बेस पे हम अगर आरई का सिलेक्शन करें, तो आरई भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। किसी किसी पेशेंट में अगर कंट्रोल ना हो, बहुत सारे पेशेंट में, खासकर मैंने एक सिम्टम पे दिया है, कई लोगों को दिया है, जिन लोगों को ठंड में ये जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, या ठंडे पानी में जैसे नदी वगैरह में या नहर नदी में वो नहा ले तो प्रॉब्लम, मतलब वेरिकोसील है, लेकिन वो बोलेंगे कि ये ठंड में नहा रहे, या ठंडे होने से जो है टेम्परेचर का जो डाउन होने से उनको पेन जो है वो बढ़ जाता है या डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रेड इलेक्ट्रिसिटी आप दीजिए उनको, लेकिन इन सभी प्रोटोकॉल से अलग आप दें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आर ई को 200 में, ऐसे ही पहले 200 में फिर 30 में। आप इसको SOS भी चला सकते हैं, मतलब पेन होने पे ले तो भी ये जो है पेशेंट आपको बताएगा कि जी मैंने ये ली 4-5 गोलियां इसकी और मुझे पेन में रिलीफ लग गया। तो अगर आप केवल पेन के लिए देना चाह रहे हैं तो फिर ज़्यादा मत दीजिए, फिर तो एक छोटा हाफ ड्रम या 1 ड्रम बना के दे दीजिए और बोले कि पेन होगा तो ले लेना। लेकिन मैं चाहूँगा कि टेंडेंसी ब्रेक करने के लिए इसको भी आप कुछ दिन दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो मेन प्रोटोकॉल यही है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, इंगोजमेंट को रिड्यूस करेगा। फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, तो वो सब बहुत इजीली बहुत जल्दी से क्योर होते हैं। थर्ड डिग्री भी ठीक हो जाता है। फोर्थ डिग्री में कई बार जब परमानेंट एंगोजमेंट हो जाता है तो उसको फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से, या जो भी डायग्नोस्टिक अगर पेशेंट आपके पास लेके आया है, किसी भी तरीके का डायग्नोस्टिक, उसमें उसकी डिग्री या उसका जो लेवल है वो डिफाइन रहेगा ही। उस लेवल के अकॉर्डिंग आप जो है
पेशेंट को देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें साइन और सिम्टम का भी ध्यान रखना होता है। एक्चुअली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है तो वो डिस्कम्फर्ट भी रिलीज हो जाए। बाकी अल्ट्रा सोनोग्राफी या डोपलर जो भी पेशेंट आपके पास लाया, नहीं लाया तो आप करा सकते हैं। हालांकि पेशेंट के सिम्टम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस ग्रेड में है। फोर्थ ग्रेड के पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इनफर्टिलिटी तो वहाँ पे रहेगी ही। इनफर्टिलिटी तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी रहती है। लेकिन टेस्टिकुलर एट्रोफी भी अगर इसमें है तो वो थर्ड ग्रेड ही है, कम से कम थर्ड ग्रेड तो है ही। एट्रोफी मतलब क्योंकि सर्कुलेशन पूरा नहीं है तो वहाँ पे जो है जो टेस्टिस के साइज हैं वो छोटे और बड़े हो जाते हैं। क्रोनिक पेन की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो ये वेरिकोसील और उसको कैसे ट्रीट करें, ये हमने देखा आज अभी। अब हम नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑर्काइटिस या ऑर्चाइटिस, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें उसको। और ये भी सेम, क्योंकि हम उसी तरफ से एक पर्टिकुलर सिस्टम हमने पकड़ा है तो उसी के डिजीज को हम ले रहे हैं। एक्चुअली ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। एक मम्प्स जो होता है ना, मम्प्स जो जिसमें गाल सूज जाते हैं, वो सबसे बड़ा कारण इसका रहता है, सबसे कॉमन कारण वही है। जिन लोगों को ये मम्प्स होते हैं उनमें से लगभग 30% लोगों को, 20 से 30% लोगों को ये ऑर्काइटिस हो ही जाता है। इवन मम्प्स का वैक्सीनेशन लिया है तो भी बहुत पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं, जब वो पूछते हैं तो उनकी हिस्ट्री वगैरह सब देखते हैं कि हाँ वैक्सीनेशन भी लिया है। वैक्सीन लेने के बाद भी मम्प्स हुआ है तो इसके बहुत चांसेस रहते हैं। और इनफर्टिलिटी के मेल पेशेंट में, यानी कि जितने भी लोग इनफर्टाइल मेल पेशेंट होते हैं उसमें इसका भी बहुत बड़ा जो नंबर है वो रहता है। हिस्ट्री ऑफ मम्प्स जिनकी पेशेंट की देखते हैं। लेकिन ये केवल वायरल ही नहीं, बैक्टीरियल ऑर्काइटिस भी होता है। सबसे कॉमन तो वायरल ही है, जो मैक्सिमम जो मम्प्स वायरस है उसकी वजह से होता है। और यूजुअली जैसे मम्प्स भी एक साइड में होता है, वैसे ये ऑर्काइटिस भी एक साइड में ही होता है। लेकिन कई बार ये दोनों टेस्टिकुलर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम केस रहते हैं या बहुत कम केस में आप देखेंगे। बैक्टीरियल ऑर्काइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें एपिडिडिमाइटिस जो है वो भी एक इन्फ्लामेशन है। जो एपिडिडाइमिस होता है उसके इन्फ्लामेशन आगे पढ़ेंगे, उसको भी, ये भी एक डिजीज है। और आज या फिर कल की क्लास में हम उसको भी देखेंगे। इस टाइप के डिजीज जो है अब हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस्चेरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, या जो गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया होता है, इन सब की वजह, या क्लेमाइडिया, इनकी वजह से भी ये जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, इनके इन्फेक्शन होने की वजह से। और क्योंकि जो नाइजीरिया गोनोरिया है या क्लेमाइडिया है, ये सब तो ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो ये बहुत सारे चांसेस में रहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है ये। और कई बार ऑटोमिन भी है, लेकिन ये बहुत कम है, ज़्यादातर वायरल और बैक्टीरियल ये में रहता है। इसमें भी मैक्सिमम 70-80% वायरल ऑर्काइटिस ही रहता है। वायरल इन्फेक्शन ही सबसे प्रोमिनेंट रीज़न है ऑर्काइटिस होने का। दूसरा बैक्टीरियल, यानी कि मोर देन 95% ये दोनों ही कारण रहते हैं। फिर बाकी बचे हुए 5-7-10% में सब है इन्फ्लामेशन है, या दूसरे नॉन इन्फेक्शियस जैसे मैकेनिकल या ट्रॉमा, कोई इंजरी, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, या टेस्टिकुलर टोर्जन जो मैंने आपको बताया था वो अभी एक आध क्लास पहले, स्पर्मेटिक कोड का उलझ जाना।
ये भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है चाहे वायरल इन्फेक्शन, जब इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप देखेंगे, इसको समझेंगे, तो जब कोई भी पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में या टेस्टिकुलर टिश्यूज में एंटर होता है, तो इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट होगा हमारा। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जैसे जो इम्यून सेल होते हैं हमारे, वो इन्फेक्शन साइट पे, वहां पे जाएंगे, रीच उनकी बढ़ेगी वहां पे, पर्टिकुलर एरिया में। और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का जो सिक्रेशन है, जो रिलीज होना है, वो बढ़ेगा। इंटरलुकिन्स और टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस या नेक्रोटिक फैक्टर्स। जब ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। इवन किसी भी इन्फेक्शन में यही होता है, किसी भी इन्फेक्शन में यही होता है, इसलिए ये इन्फ्लामेशन तो वहां पे आनी ही आनी है। केवल टेस्टिकुलर टिश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया था इम्यूनिटी में कि हर जगह ऐसा ही होगा। वास्कुलर परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो ब्लड वेसल की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। आप लोगों के याद होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मास्ट सेल से हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, और हिस्टामिन ब्लड वेसल्स की को चौड़ा भी कर देता है, उसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि उससे कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इम्यून सेल्स भी टेस्टिकुलर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। इससे स्वेलिंग होगी और टेंडरनेस भी होगी, यानी कि छूने से, हाथ लगाने से दर्द होगा। यही है ना पूरी इन्फ्लामेशन, याद होगा आप लोगों के, खासकर 9 to 10 वाले बैच वाले हैं, जब इन्फ्लामेशन मैंने पढ़ाया था। वैसे तो मैंने ये बहुत बार इसके यूट्यूब पे भी 2 लेक्चर डाल चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रोमियोपैथी वाले पे। और नॉर्मली भी 8 to 9 वालों को भी मैंने ये अलग अलग डिजीज में वायरल इन्फेक्शन इनको पढ़ाया था, उसमें सब बता दिया था ये इन्फ्लामेशन कैसे होती है बॉडी में। ब्लड टेस्टिस जो बैरियर होता है, ये भी बताया था मैंने अभी 2 4 दिन पहले आपको। टेस्टिस का एक बैरियर होता है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है, वैसे ही ब्लड टेस्टिस बैरियर है। यानी कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस भी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। हार्मफुल सब्सटेंस को या इम्यून अटैक से भी बचाता है। ऑटोइम्यून डिजीज बहुत कम होती है टेस्टिकुलर एरिया के लिए, लेकिन ऑर्काइटिस के केस में, इन्फ्लामेशन होने के केस में, ये बैरियर जो है एक तरीके से डिसरप्ट हो जाता है। टेस्टिकुलस टेस्टिकल में सेलुलर डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले इफेक्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, लीडिंग सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयरमेंट होगा। इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ही लीडिंग सेल क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, और सर्टोली सेल क्या करती हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करती है। ये दो तो बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप लोगों के, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल। टेस्टिस में दोनों रिजाइड करती हैं। या सर्टोली सेल तो पूरा नरिशमेंट का काम भी सर्टोली सेल ही करती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। इवन पोटेंसी भी, एक जो मेल पेशेंट होता है, मेल पर्सन होता है, उसकी पोटेंसी भी जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ऐसे केस में आप जितने भी पेशेंट से मिलेंगे, वो सब आपको ये दो चीजें तो बताएंगे ही। लेकिन अगर ये इन्फ्लामेशन और भी ज़्यादा चले, प्रोलोंग हो जाए, तो कई बार टेस्टिकुलर एरिया में फाइब्रोसिस, यानी कि स्कार टिश्यू का बनना भी देखा जाता है। और परमानेंट डैमेज जैसी कंडीशन भी हो जाती है, कई बार सिस्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और इनफर्टिलिटी तो कोज करेगा ही। और क्रोनिक ऑर्काइटिस
में टेस्टिकुलर एट्रोफी तो होनी ही है, ये तो पक्का है। जिस टेस्टिस में प्रॉब्लम है मोस्टली एक साइड में ही रहती है उसको, उसमें एट्रोफी, एट्रोफी मतलब साइज का कम होना, छोटा हो जाना, ये रहेगा ही रहेगा। सिम्टोमेटिकली पेशेंट क्या बताएगा आपको? उसको टेस्टिकुलर पेन है, टेंडरनेस होती है कभी कभी, स्वेलिंग, रेडनेस, और ये इन्फेक्शन कैरी लगातार करने से फीवर जैसी कंडीशन रहती है, फीवर इस रहता है क्रोनिक होने पे, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, जो नॉर्मल रहता है ना, वो सब रहेगा ही किसी भी इन्फेक्शन में जो होता है। टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट भी, इनिशियली जब इन्फेक्शन होता है तो स्वेलिंग होती है तो एनलार्जमेंट देखा जाता है। एट्रोफी तो जब होगी जब प्रोलोंग इन्फेक्शन चल जाएगा। और इससे आगे जो डिजीज लिखी है ना, हाइड्रोसील, फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड टेस्टिस, ये होने का एक कारण है। इसलिए ये सब डिजीज जो है मैंने क्रम से बताई हैं आपको। मैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझते जाएं। इन्फ्लामेशन हो रही है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है क्योंकि ब्लड वेसल चौड़ी हो गई। और आप जानते हैं जब कोई चीज़ को खींचेंगे आप तो उनके बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, थोड़े होल्स होते हैं, होल वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप खींचेंगे तो ऐसा होगा, मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हाइड्रोसील होने के चांस भी इसमें रहते हैं, या एक साइन आप बोल सकते हैं हाइड्रोसील, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, टेस्टिस का बढ़ जाना, स्क्रोटम का बढ़ जाना। जब डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, डायग्नोस कैसे करना है? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन बताऊं पहले इसकी, डायग्नोस भी बताऊंगा। कॉम्प्लिकेशन में मैंने बताया सिस्ट या एब्सेस बन सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी तो कोज करेगा ही, वो तो मेन प्रॉब्लम है इसकी। पेन भी होगा, और ये पेन रिफर्ट भी कर सकता है बैक की तरफ या थाइस की तरफ। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में या ब्लड टेस्ट में आप यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं पेशेंट का, बैक्टीरियल और कैटिस के लिए। पस सेल यानी कि पाई यूरिया यूरिन में आ सकता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। नहीं तो पूरा यूरिन यूरिन कल्चर करा सकते हैं, यूरिन कल्चर से बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन ही हो जाता है। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट, जो बड़ा इन्फ्लामेटरी मार्कर रहते हैं डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट है। इसके अलावा सीआरपी भी अच्छा इन्फ्लामेटरी मार्कर है। और अगर मम्प्स का टेस्ट कराना है तो एंटीबॉडी टेस्ट होता ही है, वो मैंने आपको पहले बताया ही है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इतने से ही चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, बैक्टीरियल है तो ठीक है, नहीं तो फिर वायरल ही है। लेकिन फिजिकल चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड है या डोपलर है वो जरूर कराया जाता है। इमेजिंग स्टडी जो है वो जरूरी है, ये बहुत यूजफुल होती है टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन और जो एपिडिडाइमिस का जो इन्फ्लामेशन है उसके लिए। ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है, वेरिकोसील के केस में डोपलर भी कराया जाता है, लेकिन इसमें अल्ट्रासाउंड से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इमरजेंसी, क्योंकि ये कई बार, और ऑर्काइटिस भी कई बार बहुत सीवियर हो सकता है, मतलब इंटेंसिव हो सकता है, इतना इंटेंसिव हो सकता है कि पेशेंट उठना बैठना चलना उसको मुश्किल हो जाए, एक जगह फिक्स हो जाए उसका पूरा एरिया, उसको फिर
इंटेंसिव मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, इंजेक्शन्स और दूसरी चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन भी इसमें रहती है एकदम से, अक्यूट केस में ऐसा कई बार रहता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ रीज़न भी अलग है, कारण भी अलग है। और रीज़न यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वो क्लियर हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन है तो कुछ ना कुछ मम्प्स जैसा भी पेशेंट बताएगा, या फैमिली में किसी बच्चे को मम्प्स हुआ है, उससे बड़े को ये लग सकता है, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज होती है, वायरल डिजीज। तो भी आप पहचान लेंगे कि हाँ, ये वायरल इन्फेक्शन ही है। इसलिए अगर किसी के परिवार में किसी बच्चे को मम्प्स हो गए हैं, तो एडल्ट को उससे दूर रहना चाहिए, खासकर मेल पेशेंट को। कोई प्यार में आके या लाड में आके बेटे को या बेटी को हो गया, और पिता को अपने पास लिटाने से उसको बचना चाहिए। माता जी के पास लेटे, वहाँ डैमेज के बहुत कम चांस हैं, लेकिन मेल में बहुत बुरे चांस रहते हैं इसके। इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ मेल पेशेंट को, जो अपना बच्चा जिसको मम्स हो गए हैं, उसको उसे थोड़ा सा केयरफुली प्रिकॉशन लेके तब चीज़ें करनी चाहिए। उसका झूठा पानी ना पिए, खाना ना खाएं उसके साथ में। उसके आसपास है तो मास्क लगाएं, उसको बच्चे को भी मास्क लगा दें। ये सब चीज़ों से बच के और दूसरे जो मेल, उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनको भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि फिर लगेगी वहां भी है। तो हाँ, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। तो C11, वैन 1, वर 1 और D6। वाई भी अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन ऑलरेडी डायलेशन है, तो अभी यहाँ वाई देना उतना उचित नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत अच्छा एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है। अब यहाँ आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्क्रोटल टिश्यू से रिलेटेड है डायरेक्टली, वेनस प्रॉब्लम तो उतनी नहीं है। हालांकि एंड रिजल्ट तो वेनस के थ्रू ही मिल रहा है, लेकिन जो इन्फ्लामेशन है वो पूरा टेस्टिकुलर उसमें हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इन्फ्लामेशन भी रेड कलर में फिगर में दिखाई गई है। यहाँ आप देखेंगे, ये टेस्टिकुलर टिश्यू का इन्फ्लामेशन ही है। तो अब हमें S2, C2, A2, F1 और WE, इन रेमेडी की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। हालांकि मैं क्रॉस फॉर्मूला भी बताऊंगा इसके लिए आपको बाद में, मतलब आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला आप नहीं बना पा रहे हैं, तो एक क्रॉस फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो सभी इन जो टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, स्क्रोटम से रिलेटेड प्रॉब्लम है मेल के लिए, उन सब में काम करने वाला है। ये करेंगे, और साथ में आपको C3 200 में देना होगा। C3 200 काफ़ी अच्छा काम करता है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन के केस में, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन के केस में। C3 भी टेस्टिकुलर टिश्यूज पे काम करती है। और खासकर अगर ये इनफर्टिलिटी के साथ कनेक्टेड है, या सर्टोली सेल के साथ कनेक्टेड है, लीडिंग सेल पे भी काम करती है, लीडिंग सेल पे C1 भी काम करता है, C3 भी अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोटेंट का पोटेंसी या इम्पोटेंसी, ऐसे ही चीज़ों को बाद में हैंडल किया जाता है। पहले जो मेन प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, हम उसको कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा, आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे
कुरकुमा ड्रॉप, कुरकुमा लौंगा, यानी कि हल्दी की जो ड्रॉप है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को डायरेक्टली जो कच्ची हल्दी होती है ना, रा हल्दी, पाउडर नहीं, कच्ची हल्दी जो होती है, उसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इंटेंसिव इन्फेक्शन है, जल्दी से इसका कंट्रोल होना जरूरी रहता है। तो ये ड्रॉप है, नहीं तो आप इसको बना लीजिए, अभी खूब कच्ची हल्दी आ रही है, फिलहाल चल रहा है ट्रायल। और नॉर्थ इंडिया में तो आपको सभी जो जितने भी सब्जी वाले हैं, उन सब के पास ये मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, जो RS की बोतल आती है ना, वो 450 ml वाली, बस उसी में बना लीजिए। 20-25 ग्राम हल्दी डालिए, और उसमें थोड़ा डिस्टिल वाटर, थोड़ा RS मिला के रख दीजिए। थोड़ा सा RS मिलाइए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, फंगस वगैरह ना आए। 10-12 दिन, 15 दिन रखिए। हल्दी का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स 15 डेज में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जिनको 20-21 डेज लगते हैं। वो सब जो फार्मेसी हम पढ़ते हैं, होम्योपैथी में तो पढ़ा ही जाता है, तो वहाँ सब हर एक जो प्लांट है उसका सब लिखा जाता है, हर एक प्लांट का, कि भाई इसको इतने दिन में ये डिजोल्व होता है, इतने दिन में सारे फाइटोकेमिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं। तो 15 दिन बाद आप इसमें एक छोटा टुकड़ा और डाल सकते हैं, ताकि इसके जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट है, वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए। टोटल 50 ग्राम डालनी है 400 ml में। तो 2 बार करके आप डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में 10-12 दिन और रखिए उसको, फिर फिल्टर करके, फिल्टर पेपर आता है आपको, इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन भी, या केमिस्ट्री इक्विपमेंट की शॉप से, उससे फिल्टर करके अलग रख लीजिए। ये आपका टर्मरिक करक्यूमा लौंगा की ड्रॉप बन गई। आप इसमें 20%, 30% RS यूज करेंगे तो ये 1 साल खराब नहीं होगी। डायरेक्ट कंज्यूम करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम D2 तक आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि फाइटोकेमिकल सी में लेने हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। फिर एल्केलॉइड्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, एल्केलॉइड्स जो डाइल्यूशन में काम करते हैं, एंजाइम्स भी डाइल्यूशन में काम करते हैं। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, फिर हम जो है आगे हाइड्रोसील को देखेंगे, हाइड्रोसील को समझेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी देखना है। और एक और भी था टॉपिक, छोटा सा, अभी याद नहीं आ रहा, देखते हैं तभी आता है। कुछ बताना था मुझे अलग से स्पेशल। वेरिकोसील हो गया,